وهو ملك الهند السلطان العظيم أورانغزيب عالمگیر. ये समझना बहुत जरूरी है कि औरंगजेब कौन था, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हुई हैं वो औरंगजेब के राज्यकाल में हुई है। इसलिए पहले औरंगजेब कौन था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, और जैसे कुछ लोग अभी उसको सेक्युलर पेंट करने की कोशिश करते हैं आजकल, वो सच में वैसा था क्या? इसके लिए औरंगजेब को अच्छी तरह से जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला सेक्शन थोड़ा बहुत औरंगजेब के बारे में होगा। औरंगजेब कैसा था और उसकी रिलीजियस पॉलिसीज कैसी थी। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। जी सत्येन भाई, आप है ना, जब चीजें बताएंगे ना तो कोशिश करिएगा टाइमलाइन भी बताने, ताकि लोगों को वो एक मतलब बैक ऑफ द माइंड दे कैन रिलेट कि भाई ये कभी चल रही थी ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब डेट के साथ ही रहेगा। प्लीज गो अहेड। ओके। अबू अल जफर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये औरंगजेब का ऑफिशियल टाइटल है, जो कि उसके जो फरमान होते हैं उस पे उसका जो सील होता है उस पे, और उसके जो सिक्के यानी कि कॉइन्स होते हैं उसका उन पर भी औरंगजेब का नाम इसी तरीके से आता है। तो औरंगजेब ने 22 जून 1658 से लेके 3 मार्च 1707 तक तकरीबन 48 ईयर्स तक, मतलब 17,747 दिन तक राज किया। वो इस्लाम का एक स्टॉन्च फॉलोअर, मतलब कट्टर फॉलोअर था, और उसकी जो हिस्ट्री और उसका जो राज्यकाल है वो रिलीजियस कन्वर्जन्स, मंदिरों का विनाश और नॉन मुस्लिम्स का परसिक्यूशन यानी कि नॉन मुस्लिम्स पे किए गए अत्याचारों से भरा पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। उसने डिमोलिश किया काशी विश्वनाथ का टेम्पल सितंबर 1669 में। इसका जिक्र आता है मासिर आलमगीरी, जो इसका ऑफिशियल कोर्ट हिस्ट्री है, उसमें पर्शियन पेज नंबर 88 पे इसका जिक्र आता है। उसके बाद ही ऑल्सो डिमोलिश्ड बिंदु माधव टेम्पल इन काशी। काशी में जो बिंदु माधव टेम्पल था वो उसने डिमोलिश किया, और उसकी जगह पे एक मस्जिद खड़ी कर दी, वो आज भी मौजूद है। उसका रेफरेंस है मुगल अखबार। ये अखबार क्या होता है मैं बताऊंगा। तो मुगल अखबार डेटेड 13 सितंबर 1682 के अंदर इसका जिक्र है। फिर केशव राय का फेमस टेम्पल है, अभी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है, जो मस्जिद है वहां पे पहले केशव राय का टेम्पल हुआ करता था। तो औरंगजेब ने जनवरी 1670 में उसको डिमोलिश किया और उसकी जगह पे एक मस्जिद बना दी, जो आज भी खड़ी है। इसका जिक्र आता है मासिर आलमगीरी, जो उसका ऑफिशियल हिस्ट्री है, उसमें पर्शियन पेज नंबर 95-96 में। फिर कोई प्रॉब्लम ये तो आप हवाले दे रहे हैं, ये इन्हीं के लोगों की है ना, अभी आपने जो 2-3 नाम बताए। हाँ, मासिर आलमगीरी जो है वो औरंगजेब का ऑफिशियल दरबारी हिस्ट्री है, कोर्ट हिस्ट्री। अच्छा, मतलब कोई भी हवाला जो है वो मतलब एकदम पक्का टक्का हवाला, ऐसा नहीं है कि किसी ने इल्जाम लगाया है। पक्का पक्का नहीं। और उनके जो रोज का दरबार का कामकाज होता था उसमें लिखा हुआ है ये सब। डन। तो जितने मोमिन हजरात है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी शक हो कि जो चीज बताई जा रही है उसमें हेरा फेरी है, तो जो रेफरेंसेस बताए जा रहे हैं आप लोग उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्यारे औरंगजेब साहब है, जिनको आप सेक्युलर कह लेते हो या औलिया वली अल्लाह कह लेते हो, तो उनकी क्या करतूतें थी वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। जी प्लीज गो अहेड सत्येन भाई। एक बात जोड़ू साहिल भाई, देखिए आज के डेट में अगर हम कोर्ट में जाते हैं
तो कोर्ट में जो जज कहता है, जो वादी कहता है, प्रतिवादी कहता है, उसकी हर बात लिखी जाती है, बराबर है। एक हाँ। टाइपराइटर होता है और वो सारी चीजें लिखा करता है। ये उस टाइम भी उसी तरह से उनके दरबार में जो भी चीज हो रही है, छोटी चीज और छोटी और बड़ी से बड़ी बात लिखी जाती थी, और इस चीज को कहा जाता था दरबारनामा। और मासिर आलमगीर जो सत्यन भाई कह रहे, ये मासिर आलमगीर औरंगजेब के ऑर्डर पर लिखी गई किताब थी। और फिर महाराष्ट्र में जो पंढरपुर का फेमस विठल मंदिर है, उसे भी औरंगजेब ने तोड़ा। वो तोड़ा था 1705 में, और इसका जिक्र आता है मुगल अखबार डेटेड 2 जनवरी 1705। फिर उसने जो ग्रूसम किलिंग्स की, मतलब निर्मम तरह से हत्याएं की, उसमें शामिल है गुरु तेग बहादुर, गोकुल जाट, छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। इन सारों की निर्मम तरीके से हत्या की, वो भी हम देखने वाले हैं डिटेल्स में। और फिर गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे थे, उनका एज था 8 और 5। उसको, उनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उन्हें वजीर खान नाम का औरंगजेब का सरहिंद का गवर्नर था, उसने मार डाला था। वो भी हम देखने वाले हैं। 5 और 8 साल कह रहे हैं आप? हाँ, 5 और 8 साल के थे। 5 और 8 साल के बच्चों को मारा जी। ठीक है, आगे देखेंगे। सुनते जाओ मोमिन हजरात, सुनते जाओ। जो औरंगजेब को हजरत औरंगजेब या बहुत अच्छा समझते हैं, जरा सुनते जाओ जी। अभी हम देखेंगे कि औरंगजेब के हिस्ट्री के सोर्सेस कौन से हैं, मतलब औरंगजेब की हिस्ट्री हमें कौन से सोर्सेस से पता चलती है। ये सब पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में है। पहला है आलमगीरनामा, जो औरंगजेब के पहले 10 साल का जो वाकया है या जो इतिहास है, वो उसने खुद लिखने के लिए कहा था। उसे कहते हैं आलमगीरनामा, और उसे लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। औरंगजेब ने 10 साल का इतिहास मतलब लिखे जाने के बाद मोहम्मद काजिम को कहा कि अब इससे आगे का मत लिखना। इसका रीजन जो है वो मासिर आलमगीरी में दिया हुआ है। वो रीजन ऐसा है कि बादशाह को, मतलब औरंगजेब को ऐसा लगा कि बाहरी दिखावा करने से अच्छा है कि अंदरूनी क्वालिटीज बढ़ाई जाए। अंदरूनी क्वालिटीज मतलब इस्लाम के मुताबिक जो अच्छी होती है, मतलब काफिरों का कत्ल करना या फिर जिजिया लगा देना, ये अच्छी क्वालिटीज है उसके मुताबिक। तो उन अंदरूनी क्वालिटीज को बढ़ाया जाए, और बाहरी दिखावा जो है मैं बादशाह हूं या मैंने ऐसे किया, वो बताने के बजाय अपने अंदरूनी क्वालिटीज बढ़ाई जाए। इसके लिए उसने मोहम्मद काजिम को 10 साल का इतिहास लिखने के बाद अपना इतिहास आगे लिखने के लिए मना किया। तो ये जो पहले 10 साल का इतिहास है उसे कहते हैं आलमगीरनामा। ये पर्शियन में है। ये अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो पेज दिख रहा है वो आलमगीरनामा का फर्स्ट पेज है। तो ये आलमगीरनामा जो है उसका ट्रांसलेशन अभी हुआ नहीं है किसी भी इंग्लिश इसमें या हिंदी इसमें, या अभी पर्शियन में ही है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद तुरंत उनका जो वजीर था इनायतुल्लाह खान, उसने साकी मुस्तैद खान को एक आज्ञा दी कि अभी औरंगजेब का देहांत हो गया है, और उसने अपने पहले 10 साल के बाद मना किया था इतिहास लिखने के लिए। लेकिन अब तुम जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तुमको, उसको रेफर करके और आलमगीरनामा रेफर करके जो पूरा आलमगीर का राज्यकाल का इतिहास है वो लिखो। तो वो पूरा जो राज्यकाल का इतिहास है जो औरंगजेब के मौत के बाद तुरंत लिखा गया, उसे कहते हैं मासिर आलमगीरी। मासिर आलमगीरी, मासिर मतलब मेमोरेबल इवेंट्स ऑफ आलमगीर या मेमोरेबल इवेंट्स ऑफ औरंगजेब, दैट इज कॉल्ड मासिर आलमगीरी। उसके सर्विस में जो लोग थे उन्होंने भी औरंगजेब का इतिहास लिखा है। उसमें आता है फुतुहात आलमगीरी, मतलब विक्टरीज ऑफ औरंगजेब। ये लिखा था ईश्वरदास नागर ने। ईश्वरदास नागर औरंगजेब के सर्विस में था, उसी के काल में था, उसने औरंगजेब के राज्यकाल को करीब से देखा है, तो उसका किताब है फुतुहात आलमगीरी। फिर उसी के तरह एक औरंगजेब का नौकर था, उसका नाम था भीमसेन सक्सेना, उसके किताब का नाम है तारीख दिलकुशा। फिर उसी के तरह औरंगजेब का और एक नौकर था, उसका नाम था काफी खान।
तो उसने औरंगजेब के पहले का, औरंगजेब के राज्यकाल का और औरंगजेब के बाद के राज्यकाल का भी इतिहास लिखा है। उसके किताब का नाम है मुंतखब उल लुबाब। अभी ये जो मासिर आलमगिरी, फुतुहात आलमगिरी, तारीख दिलकुशा, मुंतखब उल लुबाब, इन किताबों का हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है। मासिर आलमगिरी का ट्रांसलेशन जदुनाथ सरकार ने इंग्लिश में किया है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन का नाम है औरंगजेब नामा। और मुंतखब उल लुबाब का इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्टली अवेलेबल है, कुछ पार्ट का अवेलेबल है। वो किया है एलियट और डॉसन ने, और एक मोहतरमा है जिनका नाम है अनीस जहां सैयद, उन्होंने भी औरंगजेब इन मुंतखब उल लुबाब नाम से इसके कुछ पार्ट का अनुवाद किया है अंग्रेजी में। फिर फुतुहात आलमगीरी और तारीख दिलकुशा, इन दोनों किताबों का भी अंग्रेजी में पूरा अनुवाद हो चुका है। फिर उसके बाद आता है अहकाम आलमगीरी, मतलब औरंगजेब के हुक्म। ये एक किताब है, इस नाम के दो किताब है। एक का ऑथर है इनायतुल्लाह खान जो औरंगजेब का वजीर था, और एक है हमीदुद्दीन खान जो भी औरंगजेब के सर्विस में था। तो ये दोनों शख्सों के किताब का नाम है अहकाम आलमगीरी। उसमें औरंगजेब के जो हुक्म है या जो उसने अपने कार्यकाल में किया उसके डिटेल्स है। इसका भी अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है, जदुनाथ सरकार ने ही किया है। उस किताब का नाम है अनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब। फिर औरंगजेब के जो लेटर्स है उसका कलेक्शन है कुछ, उसमें है आदाब आलमगीरी, रुकात आलमगीरी और कलिमात तैयबात। ये सब पर्शियन में लिखे हुए लेटर्स है। आदाब आलमगीरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने किया है। रुकात आलमगीरी का भी ये अवेलेबल है ट्रांसलेशन इंग्लिश, उसको बिली मोहिया नाम के शख्स ने किया है। और फिर जो मैंने शुरुआत में बताया कि अखबारात जो है, अखबारात मतलब हर दिन दरबार में जो कामकाज होता था उसको लिखा जाता था, और दरबार में जो मनसबदार होते थे या सरदार होते थे, उनके मुंशी रहते थे दरबार में, तो उनको दरबार की न्यूज मतलब लगती थी कि आज दरबार में क्या हुआ, बादशाह ने क्या बोला, क्या हुक्म दिए। तो वो अपने मुंशियों को मुगल कोर्ट में रखते थे, और वो मुंशी दरबार का जो सारा प्रोसीडिंग्स है वो लिख के अपने सरदार को या अपने मनसबदार को भेजते थे। तो वो अखबार जो है औरंगजेब के कोर्ट के, वो मौजूद है। तो वो अखबार कैसे होते हैं, उसका डिटेल्स क्या है, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। आगे चलते हैं। मैंने जो कहा कि अखबार आता औरंगजेब के दरबार के, हमने शुरुआत में देखा कि औरंगजेब ने 17,747 दिन राज किया। तो इस हिसाब से हर एक दिन का एक अखबार होना चाहिए आइडियल। लेकिन हुआ क्या कि मतलब बहुत उसमें काल गया, और कुछ अखबारों को दीमक ने खा गया, या मतलब काल के चलते कुछ अखबार नष्ट हो गए। ऐसे होने के चलते सभी 17,747 दिनों के अखबार हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। हमारे पास अभी जो अखबार मौजूद है वो 6,463 दिन के अखबार मौजूद है हमारे पास। उनमें से 3,304 अखबार रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में प्रिजर्व्ड है। दूसरे जो 3,159 अखबार है वो सेंट्रल रिकॉर्ड्स ऑफिस बीकानेर राजस्थान में मौजूद है। ये सारे जो अखबार है उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है। अभी हाल ही में भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे और प्रोफेसर राजीव किंद्रा ने इन सारे जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में मौजूद अखबार थे औरंगजेब के दरबार के, उसका डिजिटाइजेशन किया, और ये सारे अखबार फ्री में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के साइट पे अवेलेबल है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का साइट है। इसमें औरंगजेब के रीनल ईयर, मतलब उसका जो राज्यकाल का साल था, राज्य पे आने के बाद तीसरा साल, चौथा साल, 8वां साल, 15 साल, ऐसे सब सालों के अखबार मौजूद है। यहाँ पे आप जाके उसको व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिनको फारसी पढ़नी आती है, ये शिकस्ता स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, थोड़ी सी मुश्किल होती है पढ़ने के लिए। जिनको फारसी आता है, शिकस्ता स्क्रिप्ट आता है, वो जाके ये आप अखबार पढ़ सकते हैं। दूसरा, राजस्थान में जो अखबार है वो भी राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स ने
डाले हुए, उनका साइट का भी अपग्रेडेशन चल रहा है, लेकिन जल्द ही राजस्थान आर्काइव्स में जो अखबार है वो भी इस पे डाले जाएंगे। अभी ये जो राम पुनियानी जैसे झूठे लोग हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब सेकुलर था। हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों के लिए ग्रांट्स दिए थे। तो साहिल भाई, मैं आपको कहता हूं, इनको का भी पता नहीं है मुगल फरमान होता कैसा है, लिखा कैसा जाता है, उसके पिक्युलरिटीज क्या होते हैं, वो मैं सब दिखाऊंगा जी। तो फिलहाल अभी मैं आपको अखबार दिखाता हूं, अखबार कैसा होता है मुगल दरबार का। इसको थोड़ा मैं जूम करके बताता हूं। यहां पे ऊपर लिखा होता है अखबारात दरबारे मुअल्ला, मतलब द अखबार ऑफ द हाई कोर्ट या एग्जॉल्टेड कोर्ट। फिर यहाँ पे वो अखबार किस महीने का है, फॉर एग्जांपल ये रबीउल आखिर का ये है अखबार है, ये यहाँ पे महीना लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे जुलूस लिखा हुआ होता है, मतलब औरंगजेब का कौन सा जुलूस, मतलब उसका रीनल ईयर कौन सा चल रहा है, किस जुलूस का अखबार है, यह सना 9 यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और इस महीने की कौन सी तारीख का अखबार है, ये यहाँ पे लिखा होता है, ये है 24। तो ये जुलूस 9 रबीउल आखिर 24 1077 हिजरी का अखबार है। उसमें औरंगजेब कहता है, ये तारीख आती है 13 अक्टूबर 1666। तो अभी जो मथुरा का मस्जिद है, उसके पहले मैंने बताया कि केशव राय का मंदिर था। तो उस केशव राय के मंदिर को दारा शुको ने एक कठरा दिया था एज ए ट्रिब्यूट। तो औरंगजेब अपने अखबार में कहता है कि दर मजहब मुसलमाने बुद्ध खानेरा दीदन हम खूब निस्त, मतलब इन इस्लाम इवन टू लुक एट अ टेम्पल इज नॉट गुड और इज अ सिन। तो आप खुद सोचिए, जो आदमी ऐसा कहता है वो एक भी टेम्पल को 1 रुपया का भी डोनेशन देगा क्या? इम्पॉसिबल चीज है। ये केशव राय का टेम्पल 1670 में औरंगजेब ने गिराया और उसकी जगह पे मस्जिद बांधा, जो आज भी खड़ी है। और केशव राय की जो मूर्ति थी उसको बेगम साहिब की मस्जिद करके आगरा में मस्जिद है, उसके सीढ़ियों के नीचे डाला ताकि लोग उसको रौंदे, और वो मूर्तियां आज भी मौजूद है वहां पे। इसका जिक्र आता है मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब का ऑफिशियल हिस्ट्री है, फारसी पेज नंबर 95-96 में। अब देखते हैं कि औरंगजेब का पॉलिसी क्या था, या औरंगजेब का ऑब्जेक्टिव क्या था, या औरंगजेब के राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये मासिर आलमगीरी की एंट्री है। ये एंट्री है बैटल ऑफ वसंतगढ़ नियर सातारा महाराष्ट्र में वसंतगढ़ का किला था। उसमें उस किले पे औरंगजेब ने हमला किया 19 अक्टूबर 1699 को। तो उस हमले के दौरान जो औरंगजेब ने कहा, उसका जिक्र मासिर आलमगीरी में आता है। वो पर्शियन ऐसा है, पेश निहाद हिम्मत ए मा अज इन हरकत ए बा बरकत, जज गजा अम्र नीस्त, मर जाते अल्लाह व रसूला, सुबह बकसद यूरिश पादर रिकाब ई समंद ई इकबाल, बायद गुयाश्त व अलम ई तवज्जू, व कत्ल ई कुफार अशरार अफराश्त। ऐसे उसका पर्शियन है। उसका मीनिंग ऐसा है, माई ऑब्जेक्ट इन दिस जर्नी, मतलब मेरा ये जब काम चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज नथिंग एक्सेप्ट होली वार, यानी गजा यानी जिहाद। मेरा ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जिहाद। किस लिए? टू प्लीज अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मुहम्मद। नेक्स्ट मॉर्निंग आई शैल माउंट माई हॉर्स टू कंडक्ट द असॉल्ट एंड रेज माई बैनर टू स्ले द इनफाइडल्स, यानी कि काफिर। ये लिखा हुआ है मासिर आलमगीरी, पर्शियन, पेज नंबर 410-411। तो इससे आपको पता चलेगा कि औरंगजेब का ये सब जो चल रहा था वो किस लिए चल रहा था। मतलब उसकी जो सोच है वो वही इस्लाम वाली सोच, अल्लाह और रसूल वाली सोच थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑफिशियली जो है वो लिखा हुआ है। उसके शब्द है जो मासिर आलमगीरी में लिखे हुए। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने जिजिया जो अबोलिश अकबर ने किया था, अकबर अपने उत्तर काल में, अपने लाइफ के उत्तर काल में थोड़ा सा बिगड़ गया था, मतलब सुधर गया था। तो मकसद भूल गया था।
हाँ, मकसद भूल गया था। वो सूर्य सहस्त्रनाम जपने लगा था। फिर उसने रसूलुल्लाह का भी मतलब मौकरी चालू किया था। ऐसा बहुत है, उसके ऑफिशियल हिस्ट्री में वो सब आता है, आईने अकबरी में सब आता है। तो उसने क्या किया कि जिजिया जो टैक्स था, जो उसके टाइम तक चलता आ रहा था, उसको अबोलिश किया 1564 में। अकबर ने ओके। उसके बाद जो बादशाह हुए शाहजहां और जहांगीर, वो भी औरंगजेब जैसे ही थे। उन्होंने भी मंदिर तोड़े, ये सब काम उन्होंने भी किए, लेकिन जिजिया उन्होंने फिर से चालू नहीं किया। लेकिन औरंगजेब ने 1679 में जिजिया फिर से चालू किया। और उसने जिजिया क्यों चालू किया, उसका जिक्र इसमें आता है, मासिर आलमगीरी में। उसका रीजन क्या था वो आता है मासिर आलमगीरी में। और उसमें कुरान 929 कोट किया हुआ है। कुरान आयत 929 उसके कुरान 929, जी जी। हाँ, तो इसका पर्शन ऐसा है, वचू हमगी हिम्मत हक तवीयत खिदे व दीन परवर ए शरीयत गुस्तर मसरूफ तरवीज ए शराई इस्लाम व तकरीब मरासिम ए काफर व जिलाम अस्त व दीवानियान इजाम हुक्म ए कजाई मजा शरफ सुदूर याफ्त अज गुर्रत माह मजकूर मुताबिक ए फरमान वाजिब अला जान ए। अभी यहां से वो आयत चालू होती है, हत्ता युतु अल जिजियाता अन यादिन व हम सागिरुना, जो 929 ने उसका एक पार्ट दिया हुआ है। वो मुवाफिक रिवायत एक शरिया अज जिम्मियान हुजूर व सुबाजा जिजिया बगिरन। उसका अंग्रेजी ऐसा है, एज ऑल द एम्स ऑफ द रिलीजियस एम्परर दैट इज औरंगजेब were directed to the spreading of the law of Islam and overthrow of the practice of the infidels, he issued orders to the high Diwani officers that from 2nd April 1679, in obedience to the Quranic injunction, till they pay mutation money jizya with the hand of humility, Quran 929, and in agreement with the canonical traditions, jizya should be collected from the infidels, that is the zimmis, of the capital and the provinces. Many of the honest scholars of the time were appointed to discharge the work of collecting jizya. ये लिखा है मासिर आलमगीरी, पर्शियन, पेज नंबर 174। बराबर एकदम मुकम्मल तौर पे कुरान की इस आयत को फॉलो कर रहा था वो। और जिजिया इसीलिए लिया जाता है कि ये बहुत एक्सॉर्बिटेंट टैक्स होता है, मतलब बहुत जुल्मी टैक्स होता है, तो लोग तंग आके इस्लाम एक्सेप्ट करे, इसलिए जिजिया लिया जाता है। अब औरंगजेब ने कुछ कन्वर्जन भी किए। उसके मिसाल के तौर पे मैं 2 एग्जांपल बताता हूं। ये सब अखबार, मतलब जो उसका ऑफिशियल दरबार का प्रोसीडिंग्स है उसमें से लिए गए हैं। ये अखबार है जुलूस 28, 12 जमादियुल अव्वल 1096 हिजरी, जो आता है 7 अप्रैल 1685। ये उसका न्यूज है, अखबार में जो आया हुआ है। इसका पर्शन ऐसा है, वो जुमदतुल मुल्क फरमुदंद हजबुल हुकुम ब फौजदारान व दीवानियान मुमालिक महरूसे बे निविसत के आंचे मर्दुमे हिंदू दरिन जा मुसलमान मीशवंद सरी मर्द 4 रुपया व औरत 2 रुपया अज खजाने आन जा बतरिक इनाम मुकर्ररस्त चुनांचे आना बराए दीन इस्लाम खुद मुसलमान मीशवंद अज आयंदा मुबलग हाई मकूफ नुमायन। इसका इंग्लिश ऐसा है, इट इज ऑर्डर्ड दैट जुमदतुल मुल्क असद खान, मतलब उसका जो वजीर था उस टाइम पे, शुड सेंड ऑर्डर्स टू ऑल फौजदार्स एंड दीवान्स ऑफ द प्रोविंसेस दैट ₹4 per Hindu male and ₹2 for a Hindu female were being approved as inam for accepting Islam, and this amount is to be paid from the local treasury। मतलब जो हिंदू मुसलमान होंगे उसको 4 रुपए दिए जाए, और जो मोहतरमा हिंदू मोहतरमा इस्लाम को कबूल करेंगी उसको 2 रुपए दिए जाए। इफ एनी वन एक्सेप्ट इस्लाम ऑन हिज ओन अकॉर्ड, मतलब खुद प्रभावित होकर अगर कोई इस्लाम स्वीकार करता है, देन द पेमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड, फिर उसको पैसा नहीं देना है। मतलब ये इसको लालच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल लालच है, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं। हाँ, इसको लालच नहीं कहेंगे तो भाई लोग क्या कहेंगे? और यही काम रसूलुल्लाह ने भी किया था।
कुछ नए जो मोमिन हजरात हुए थे तो मालिक गनीमत में से उनको ज्यादा दिया, तो जो पुराने वाले थे वो भड़क गए। पुराने वाले बोले ये तो यार ये नाइंसाफी है। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि भाई इनको इसलिए दिया हूं ताकि ये जो है ना वो टिके रहे इस्लाम में। कर देता साहिल भाई, इसमें जो लोग सरकारी दरबारी नौकर हुआ करते थे, इनमें से अगर कोई कन्वर्ट होता था, यानी जो लोअर रैंक पर है, तो उसको बढ़ती के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। हिंदू या तो नीचे के लोअर लेवल के इसमें ही काम करेंगे और उनको बढ़ती के यानी ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं होते थे। उनके चांस तभी बनते थे, उनको तभी मौका मिलेगा जब वे कन्वर्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट होंगे। ये भी इनके एक इसका ये था, पॉलिसी था। अब और एक अखबार देखते हैं, कन्वर्जन टू इस्लाम बाय गिविंग थ्रेट ऑफ लाइफ। ये औरंगजेब का दरबार का अखबार है, जुलूस 24 जमादियुल अव्वल 7 हिजरी 10092। ये तारीख आता है 16 मई 1681। ये अखबार में ऐसा लिखा है पर्शियन, ब दरबान खान फरमुदन की इतिमाम खान कोतवाली ब किला लारगढ़ परवानगी दहद की देवीचंद जमींदार महजूल मनोहरपुर की दर कैद अस्त, अगर मुसलमान शवत बेहतर व इला ब जान ब कुशन। इसका इंग्लिश ऐसा है, द एम्परर दैट इज औरंगजेब ऑर्डर दरबान खान दैट परमिशन इज ग्रांटेड टू इतिमाम खान that if देवीचंद the dismissed जमींदार ऑफ मनोहरपुर who is in confinement, देवीचंद करके एक शख्स था जो मनोहरपुर का जमींदार था और वो डिसमिस हो चुका था, तो वो इतिमाम खान के कैद में था। तो औरंगजेब बोलता है ही इज गिवन परमिशन, किस लिए परमिशन, इफ ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम देन इट इज गुड, अदरवाइज ही शुड बी किल्ड। मतलब वो इस्लाम एक्सेप्ट करता है तो अच्छी चीज है, नहीं तो उसको मार दो। दिस इज कन्वर्जन टू इस्लाम बाय गिविंग थ्रेट ऑफ लाइफ। ऐसे बहुत अखबार है, अभी मैं मिसाल के तौर पे जस्ट 2 दिखाए हैं। अभी औरंगजेब ने जो ब्रूटल किलिंग्स की थी वो किस बेस पे की थी, उसके लिए मैं रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन के एक हदीस बताता हूँ, उसके बहुत वर्षन से। ये है रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन, ये अच्छा था। हाँ, वो रहमतुल आलमीन है। सहीह बुखारी 5727, 5686, 1501, 5685, 6802, 233, 6805, 6899, ये सब में वही बात है। वो हदीस ऐसी है, उसमें से 233 में आपको बताता हूं। अनस सेड सम पीपल ऑफ द उकला और उरेना ट्राइब केम टू मदीना एंड इट्स क्लाइमेट डिड नॉट सूट देम, सो द प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू गो टू द हर्ड of camels and to drink their milk and urine as a medicine. So they went as directed, and after they became healthy, they killed the shepherd of the prophet and drove away all the camels. The news reached the prophet early in the morning, and he sent men in pursuit, and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet, and it was, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सजा दी हुई है ना उनको, ये अब आगे कैसा उसका अमल हुआ औरंगजेब के टाइम पे ये हम देखेंगे। He then ordered to cut their hands and feet, and it was done, and their eyes were branded with heated pieces of iron, मतलब सलाखे डाल के उनको उनकी आंखें फोड़ दी गई। They were put in al-harra, and when they asked for water, no water was given to them. Abu Kilaba said those people committed theft, मतलब उन्होंने गुनाह क्या किया था, उन्होंने थेफ्ट किया था, एंड मर्डर, बिकेम इन्फिडल्स, मतलब उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, ये भी एक उसमें है क्लॉज। आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद में इस्लाम छोड़ा था, एंड फॉट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज अपोस्टल, अल्लाह के विरुद्ध युद्ध किया था। ये सब उनके गुनाह हैं, इसलिए उनको ये सजा दी गई। लोहे का जो वो क्या कहते हैं उसको, सलिया कह ले आप, वो डाली गई, गरम सलिया, गरम लोहे की सलिया उनकी आंखों में डाली गई, उनके हाथ काट दिए गए, हाथ पैर। वाह, क्या रहमतुल लिल आलमीन है यार हमारे। अब इसका अमल औरंगजेब ने कैसे किया वो देखते हैं। गोकुला जाट नाम का एक जाट लीडर था। औरंगजेब ने अब्दुल नबी करके एक शख्स को मथुरा का फौजदार के तौर पे चुना था। उसने अपने पोस्ट को संभालते के बाद तुरंत 1661-62 में जामा मस्जिद बनाई मथुरा के हार्ट में, मथुरा सिटी के हार्ट में, और वहां पे पहले एक हिंदू मंदिर था।
उसके ऊपर उसने जामा मस्जिद बनाई। तो उसके खिलाफ जाट जो किसान थे उन्होंने बगावत कर दी अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुला जाट, और उन्होंने अब्दुल नबी को 10 मई 1669 को गोली मार दी और अब्दुल नबी मर गया। यह सुनकर औरंगजेब ने रादनदास खान नाम का एक उसका ऑफिसर था, उसके नीचे एक बड़ा फोर्स भेजा ये जो बगावत हुई थी उसको क्वेल करने के लिए। और इवेंचुअली जो हसन अली खान था उन्होंने जाटों का वहां पे सामना किया, उन्हें परास्त किया और गोकुला जाट को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद गोकुला जाट का जो हश्र हुआ इसका जिक्र आता है मासिर आलमगिरी पर्शियन पेज 93-94। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है पेज नंबर 58 जो जदुनाथ सरकार ने किया है। तो उसका क्या हुआ, गोकुला जाट द accursed rebel and the ringleader of the disturbance in the country of तिलपत ये हरियाणा में एक गांव है, उस गांव का रहने वाला था ये गोकुला जाट, who was the cause of the killing of Abdul Nabi Khan and plundered the Pargana of Sadabad, was captured, मतलब उसको पकड़ा गया through the valor and efforts of Hasan Ali Khan and his Peshkar Sheikh Raziuddin. The Khan sent him and his comrade Sonki to the emperor in charge of Sheikh Qaum. By imperial orders, his limbs were hacked off one after the another. एक के बाद एक उसके हाथ पैर तोड़े गए। इन द चबूतरा ऑफ द कोतवाली, कोतवाली का जो चबूतरा था आगरा में, वहां पे बिठाकर उसके एक करके एक हाथ पैर तोड़े गए। हिज सन एंड डॉटर वेयर मेड ओवर टू जवाहिर खान, उसके बेटे और बेटी को जवाहिर खान के ताबे में दिया गया। जवाहिर खान नाजिर फॉर बीइंग ब्रॉट अप एज मुस्लिम, मतलब उनको मोमिन बना दिया। The daughter was married to शाह कुली चेला स्लेव, एक गुलाम के साथ उसकी शादी कर दी उसके बेटी की, an intimate servant of high rank. The son became a memorizer हाफिज ऑफ कुरान with the name of फाजिल, मतलब उसके बेटे को भी मोमिन बना दिया और उसको कुरान ने ये देखी थी हदीस देखी थी रसूलुल्लाह की कि जो इस्लाम अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ ये करे, युद्ध करे, तो उसका क्या करना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं। बिल्कुल उसी की तरह गोकुला जाट के हाथ पैर काटेंगे। I'm a doctor, but I'm running out of